सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब एक और मसला खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेटो ने भी ये सवाल उठाए हैं। खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, आप बताइए, अब नेटो को क्या मसला हुआ है? देखें, ये तो हम नहीं कह सकते, ना किसी ने कहा है कि भाई अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान को पीछे धकेल दिया है उसके प्रोग्रामों के अंदर, उसकी प्लानिंग के अंदर। तो ये एक बहरहाल उनकी कामयाबी है, चाहे हम इसको कामयाबी ना भी सब्र करें, लेकिन ये बहरहाल उनकी एक कामयाबी है कि उन्होंने ईरान के जो यूरेनियम की अफजाइश से जो तीन बड़े बराकस थे उनके ऊपर बमबारी करने में कामयाब हो गए। अब सवाल यहाँ ये उठ गया है कि भाई वो बमबारी कितनी कामयाब हुई। खुद ट्रम्प साहब ने ये कहा कि भाई हमने उनको तबाह कर दिया है। वो अब ईरान ने तो पहला ये कहा था कि भाई हम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए, हम उनको अपने दोबारा उनको सर्विस में लाने की पोजीशन में मौजूद है। अब यही बात जो है उस वक्त तो नहीं मानी गई कल, लेकिन अब जो वजारत दिफा है अमेरिका की, उनकी जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि भाई वो तीनों जगह जो है वहां पर जो यूरेनियम की अफजाइश या फ्यूज सिस्टम वगैरह उनका लगा हुआ होता है वो महफूज है और उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सके। जो भी नुकसान जो है वहां पहुंचाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये 3 से 6 महीने ईरान को हमने पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये कि वो बड़ा नुकसान हम करने में कामयाब नहीं हुए। वो ट्रम्प साहब उसको नहीं मान रहे और उन्होंने कल दरहाक के अंदर ये बात की है कि नहीं, ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये 1-2 दिन में बात सामने आ जाएगी। इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अमेरिकन ने भी, ईरानों ने भी कहा है कि इसी तफसील के साथ जो है वो की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, और हमें 1-2 दिन में ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। एक रिपोर्ट जो है आपके गार्डियन के अंदर एक बड़ा तफसीली मजमून जो है इस सारी जो ईरान के साथ सलूक किया गया है 1978 से लेके आज तक, उसकी दर्जाबंदी के साथ हर एरिया, हर जमाने के साथ मिसालें देके शाया की है। इसमें बात हिस्टोरियन के जो है वो उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं उस मजमून के अंदर। बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है और वो यही कहते हैं कि भाई इससे पहले भी 2015 में भी ये फैसला हो गया था ओबामा साहब के जमाने में कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त जो ईरान की हुकूमत थी, जो अहमद नजाद वगैरह, इन लोगों ने जो है वो बर वक्त इकदाम उठाया और सही फैसले करके अपने हमले से बचा लिया। और जो ईरान की एक मायरे वगैरह करने पर इनके साथ तैयार हो गए, जिस तरह के वो मायरे चाहते थे वो मायरे उन्होंने कर लिए, लेकिन अफसाइश जो है वो उन्होंने यूरेनियम की वो जारी रखी। और उनका क्लेम, वो कहता है इस मामले में सबसे ज्यादा काम जो है रफsanjani ने किया था, और उसने पूरी दुनिया में जब अपील की थी अपने ईरानी इंजीनियर्स के साथ कि भाई आप लोग आके ईरान में काम करो बजाय दुनिया के अंदर काम करने से, तो उस वक्त बहुत से साइंसदान जो थे वो अमेरिका से भी जो आकर मूव कर गए थे ईरान के अंदर। और उस वक्त से अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि भाई ईरान हर चीज हमसे ले, जिस तरह शहनशाह ईरान के जमाने में हर चीज उनके मशवरे से करता था, उन्हीं की चीजें इस्तेमाल करता था, उन्हीं को इम्पोर्ट करता था चीजों को। ईरान की ये पॉलिसी, अमेरिका यही चाहता था, बात की रीजन के साथ भी। लेकिन ईरान की पॉलिसी ये थी कि अमेरिका को या अमेरिकन कंपनीज को इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देनी, उनको इसके करीब नहीं आने जाना। यहां से वो कहते हैं कि इनके दरमियान खिंचाव की कैफियत जो है वो बढ़ती चली गई। और ईरान की, अमेरिका की पॉलिसी यही रही है कि भाई चाहता है कि वो अमेरिका को बाकी मुसलमान दुनिया की तरह अपने ताबे बना के रखे, बाकी इस्लामिक ममालिक की तरह उसका हाथ जो है वह हावी रहे। लेकिन ईरान की पॉलिसी इससे मुखराज चली, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया, और यही बात जो है वो उसकी जो असल दुश्मनी की वजह है। और उसके लिए वो नए से नए जो बहाने हैं वो कहता है तलाश करके, तो वो कहते हैं, उन्होंने बकायदा बताई है फिगर्स के साथ कि भाई
सिविल यूरेनियम जो है सिविल इस्तेमाल के अंदर किस तरह बतदरीज बढ़ना शुरू हुआ। और इस वक्त भी ईरान की 22% बिजली जो है वो सिविल यूरेनियम के साथ जो है पूरी की जा रही है। तो ये जंग जो है ये बार एक जिसे कहना चाहिए कि भाई हुकूमती जो इस मामले में हुकूमती जगह है कि अगर ईरान ताबे होने के लिए तैयार हो जाए ईरान के, तो ये तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और ये तमाम इस किस्म के जो बहानों के साथ ईरान को दबाया जाता है वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन ईरान बहरहाल इस बात पर कायम है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी किसी भी मुल्क के ताबे होकर वो नहीं चलेगा। ईरान को खतरा या नेटो को खतरा ये है कि भाई ईरान जो है वो जो नया ब्लॉक बन रहा था उसके अंदर ईरान की शिरकत जो है वो इनको जो पसंद नहीं आई और उन्होंने इसलिए भी ईरान को सबक सिखाया है कि तू रशिया की तरफ जा रहा है या चीन के साथ जो नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें कहते हैं इंडोनेशिया वगैरह को भी शामिल किया जा रहा है, तो उसका भी इनको एक सबक सिखाने के लिए ये इतना बड़ा इकदाम जो है ये उठाया गया है कि भाई ईरान को इतने बड़े हमलों का जो है वो सामना करना पड़ा है। और इसीलिए ईरान ने भी फौरी तौर पर जंगबंदी को पर रजामंदी जाहिर कर दी है और आज ईरान के सदर ने यह भी कहा है कि भाई हम मुज़ाकरात की बेस के लिए जो भी मतलब शेड्यूल बनाया जाएगा मुज़ाकरात का उसके अंदर हम शामिल होंगे। तो ये असल में मेन कहानी है इस बात की। अब जो नेटो का जो इजलास हो रहा है उसका जो डिफेंस कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि भाई सॉरी रशिया जो है वो एक ग्लोबल खतरा है पूरी दुनिया के लिए और इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जो डिफेंस है हर मुल्क जो नेटो का मेंबर मुल्क है वो अपने डिफेंस के ऊपर 2% खर्च कर रहा था जीडीपी का। अब वो कहते हैं इसको 5% जो है जीडीपी का खर्च होना चाहिए। हर मुल्क अपने बजट का 5% जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च करे। इसके ऊपर यकीनन आज जो इजलास शुरू हुआ है इस वक्त दरहाक के अंदर उसमें इसके ऊपर बहस की जाएगी। और वो कहते हैं कि 8 मिलियन जो क्या कहते हैं इसको सॉरी ड्रोन जो है 8 मिलियन ड्रोन जो है वो तैयार किए जाने चाहिए नेटो को रशिया महफूज करने के लिए। और अब तक जो है 1 बिलियन प्रोडक्शन हो रही थी यूक्रेन के में इसके लिए उसको जो है वो कहते हैं 35 बिलियन सालाना के हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन की जाए। इसका मतलब ये है कि ज्यादा अब पैसा जो है वो डिफेंस के ऊपर डिफेंस मामलात के ऊपर जो है वो खर्च किया जाएगा बजाय इसके कि दुनिया की मसाइल को हल किया जाए, दुनिया के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोका जाए। अब ये पैसा ज्यादातर जो है सेहत और उससे हटके डिफेंस पर ज्यादा खर्च करने की जो है नीयत सामने आ रही है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि रशिया जो है वो एक ग्लोबल खतरा बन गया हुआ है मगरबी दुनिया के लिए। जी खान साहब, बीबीसी ने भी ये तो कहा है कि ये जो हदफ था वो पूरा नहीं कर सके अमेरिका वाले या इसराइल वाले, और वो भी ये बता रहे हैं। तो ट्रम्प अभी तक इसका इत्मीनान नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि फर्ज करें अगर बीबीसी की बात सही निकल आई या दूसरे जो चैनल है, खाली बीबीसी नहीं है, ज्यादा तबसरा ये किए जा रहे हैं। बाद अमेरिकन इदारे भी इस बात की कर रहे हैं कि भाई जो हदफ थे वो उस तरह पूरे तौर पर हासिल नहीं किया जा सके। हमने ईरान को पीछे धकेल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कि हम वो कहते हैं कि भाई जिस मुल्क के 17 साइंसदान आप मार दें एक रात के अंदर, तो वो जाहिर है कि उसका एक उसको धक्का तो लगेगा, उसके प्रोग्रामों को धक्का लगेगा, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको धक्का लगेगा। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि हमने ईरान को पीछे धकेल दिया है। लेकिन यह कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया या जीरो पर पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है। और यही बात ईरान भी कह रहा है कि भाई हमारा जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे या जिन हम काम कर रहे थे वो हम दोबारा इस पोजीशन में है कि हम उनको जल्दी अपने पांव पे दोबारा खड़ा कर लें। जी अच्छा, वो बीबीसी नहीं CNN मैंने कहना था, बीबीसी निकल गया, CNN का भी हवाला दिया जा रहा है। अच्छा खान साहब, अगर फर्ज करें ये इसमें कामयाब नहीं होता तो अमेरिका फिर वो दोबारा कार्रवाई करेगा? देखिए ये जो बात को उछाला जा रहा है ना कि 14 किलो इनके पास वो मौजूद है यूरेनियम,
ये बात पहले नहीं आ रही थी। अब वो ये कहते हैं कि 14 किलो यूरेनियम जो है वो उसने कहाँ छुपाया हुआ है, वो हम ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके, जो उसको हम तबाह नहीं कर सके। अब उसको उभारा जा रहा है, मुमकिन है उसको बेस बना के एक नई जो है जंग की कैफियत जो है पैदा की जाए, या ईरान को दबाने के लिए एक नया मतलब हरबा इस्तेमाल किया जाए। अब ये तो ईरान पे है कि वो अपनी पोजीशन देखते हुए कोई ऐसा रास्ता तैयार कर ले, तो चीन का इनकी बात को मान ले, या कोई ऐसा मुआहदा उनसे कर ले जिससे ये है कि भाई ये नया फसाद जो है खड़े होने से बच जाए। चाइना को तेल दे सकता है जी ईरान, आप समझ रहे हैं कि उससे कुछ ईरान के हालात बेहतर होंगे? नहीं, ईरान तो चाइना को तो पहले ही तेल दे रहा है। ईरान के दो बड़े कस्टमर हैं, एक इंडिया और एक चाइना। उन दोनों को मुसलसल तेल दे रहा है। वो दोनों जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या मतलब उनको पर अमल नहीं कर रहे। चाइना तो उस मुआहदे की पाबंद नहीं है, लेकिन भारत जो है वो उस मुआहदे का पाबंद है, इसके बावजूद वो तेल उनसे खरीद रहा है। वो उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं कर रहा, वो अशिया की सूरत में कर रहा है कि वहां से माल एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया। माल टू माल तैयार जिसको कहते हैं वो हो रही है। तेल लेके तो उसकी जगह वो अजनास जो है वो भारत से इंडिया ईरान को एक्सपोर्ट की जाती है। अच्छा, एक और खबर दे दें कि वैसे तो मजा ही यही है कि सीज फायर होने की वजह से हमारे भी बॉर्डर पे वो जो पेट्रोल का बिजनेस रुक गया था वो चल पड़ा है खासा। रात से दोबारा गाड़ियां जो है वो चलनी शुरू हो गई हैं वहां पे ना, तो खुशी का हाँ, वो एक खतरे को महसूस करते हुए कि भाई अगर वो अपना हरमस जो है उसको बंद कर दिया गया तो फिर जाहिर है कि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। उसके पार्लियामेंट की तरफ से क्योंकि फैसला आया था, इसलिए उसको ज्यादा अहमियत दी गई है, उसको सीरियसली लिया गया कि वाकई ईरान अब ये कर देगा। लेकिन ईरान को बहरहाल इंटरनेशनल वो भी सब कुछ देखना पड़ता है। ईरान की बहुत बड़ी तजारत जो है वो चीन के साथ है। अगर वो रास्ता बंद हो जाता तो चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होना था, तो चीन ने जाहिर उसकी मुखालफत करनी थी। चले, तो ये इंटरनेशनल मामला को देख के चलना पड़ता है, इसलिए अभी तक तो उसको बंद करने की बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। वो खासा को समझ नहीं आई मेरी बात की। बात ये थी कि जो हमारी कंपनी नहीं, वो तेल ईरान से जाता है जो, और गाड़ियाँ ड्रम भर भर के वो भी चल पड़ा है, और बड़ी खुशी हुई है उन लोगों को जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारे काफ़ी दिन से गाड़ियाँ खड़ी थी। तो अभी मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी चला होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे चढ़ जाएंगे। इसलिए कंपनी को फिक्र की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र है, आपका सिस्टम भी चल पड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।